हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोन लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसके पहले के एपिसोड को देख के आए, तभी तो आपको ये कहानी समझ में आएगी। और हाँ, वीडियो अच्छा लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि जूजी और टीके के ऊपर बहुत सारे वुल्फ बीस्ट ने हमला कर दिया था, तो इस वजह से युहाओ इन दोनों को बचाने आ जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होता है जहां युहाओ अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके इन दोनों को पकड़ के यहाँ से ले जाने लगता है। और जब युहाओ इन दोनों को यहाँ से दूर ले जा रहा होता है और तभी अचानक से एक काफी ज्यादा पेडरा ब्लास्ट होता है और यह धमाका वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक होता है। और जो इनका स्पिरिट डिवाइस था उसके चिथड़े उड़ गए थे और इस तरफ युहाओ ने इन दोनों को इस धमाके से बचाने के लिए अपनी बॉडी से इन दोनों को पूरी तरीके से कवर कर लेता है और इस धमाके वाली जगह पर कुछ भी नहीं बचा होता है। और इस धमाके के बाद जूजी की जैसे ही आंखें खुलती हैं, पुलिस के सामने जो नजारा होता है वो वाकई में काफी दिल दहलाने वाला होता है, जो कि हुआ युहाओ ने जो इन्हें कवर कर रखा था। इस वजह से इसकी पूरी बॉडी में काफी सारे मेटल पीस को रखे होते हैं और एक तरीके से युहाओ इन मेटल पीस से छलनी हो गया होता है। और इतनी ज्यादा बुरी हालत होने के बावजूद भी युहाओ पूछता है, क्या तुम दोनों ठीक हो? आखिरकार मैंने तुम दोनों को बचा ही लिया। और इतना कह के ये बेहोश हो जाता है, जो कि इसके जख्म में से इसका काफी ज्यादा खून बह रहा होता है। और हुआ युहाओ की ऐसी हालत को देख के जूसी अंदर पर टूट जाती है, जिस वजह से इसके मुंह से युहाओ के नाम की एक काफी भी चीख निकलती है। और ढाई अब हमें इस एपिसोड के अंदर पता चलेगा कि युहाओ बचेगा या नहीं, जो कि एक तो वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है और तो और उसका खून भी काफी ज्यादा बह चुका है। तो चलिए देखते हैं कि आगे कैसे क्या होता है। हम देखते हैं कि युहाओ की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है, जो कि इसके बैट में काफी बड़े बड़े मेटल पीस घुस होते हैं। और युहाओ की ऐसी हालत को देख के किटी काफी ज्यादा डर से जाती है और यह काफी ज्यादा घबराते हुए कहती है, ये भगवान, इसके जख्म तो काफी ज्यादा गंभीर है और लगातार बिना रुके इसका खून निकलता ही जा रहा है, जिस वजह से इसका चेहरा और भी ज्यादा पीला हो रहा है और इसकी पल्सें भी काफी ज्यादा कमजोर होती जा रही हैं। आखिर मैं क्या करूं और यह कैसे रुक गया? आखिर मैंने उस बेकार से स्पिरिट बम को असेंबली क्यों किया था और यह सारी मेरी ही गलती है और मेरी वजह से ये युहाओ मरने वाला है। और अगर मैंने उस स्पिरिट बॉम्ब का असेंबल नहीं किया होगा तो ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा। और इसी तरीके से अपने आप को कोसदे की काफी जोर जोर से रोने लगती है। और कभी जूजी इसे कहती है, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, तुम अभी कर रही हो उससे कुछ भी हल नहीं होगा, के तुम हमें प्रोटेक्ट करो, मैं इसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट देने वाली हूँ। और इस चीज की ये के भी मान जाती है और ये तुरंत ही इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी हो जाती है। और इस तरफ जूजी मन में कहती है, अभी जिस तरीके के हालात है उसमें हम सिर्फ शांत रह के ही कुछ कर सकते हैं। वैसे तो युहाओ की पल्स काफी ज्यादा कमजोर हो गई है, लेकिन यह अब भी रिदमिक है और क्योंकि काफी ज्यादा खून बह चुका है, इसलिए मैं इन मेटल के टुकड़ों को अभी बाहर खींच के नहीं निकाल सकती हूँ और मुझे सबसे पहले इसके खून को बहने से रोकना होगा। लेकिन मेरे हाथ नॉन स्टॉप कांपते ही जा रहे हैं और मुझे हर हालत में इसकी ब्लीडिंग को रोकना ही होगा। मेरी को ये काफी जल्दी अपनी जान खो बैठेगा, इसलिए मुझे फोकस रखना ही होगा। और यह अपने हाथ को कांपने से रोकने के लिए काफी जोर से बाइट करती है और फिर यह एक सुई और धागे को बाहर निकाल के युहाओ के जख्मों को सिलना शुरू कर देती है। और काफी देर सिलने के बाद ही युहाओ को अपने ऊपर लेटा लेती है और मन में कहती है कि इसका खून बहना बंद हो गया है और इसकी ब्रीथिंग भी स्टेबलाइज हो गई है। और क्योंकि इसका काफी ज्यादा खून बह चुका है इसलिए इसका बॉडी टेम्परेचर काफी ज्यादा गिर चुका है, लेकिन अभी उस बारे में सोचने का समय नहीं है। युहाओ, तुम्हें हर हालत में जिंदा रहना ही होगा और मेरे ऊपर को अच्छे से आराम करो। और इस तरफ की चुपचाप इन दोनों को प्रोटेक्ट कर रही होती है। और तभी हम जूजी के सपने में इसके फादर को देखते हैं, जिसे देखकर यह भागते हुए इसके पास आती है और यही कहती है कि डैड, आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और जैसे ही उसके फादर पलट के देखते हैं तो हम पाते हैं कि यह और कोई नहीं हुआ युहाओ है। और युहाओ को यहाँ पर देख के काफी ज्यादा चौंक जाती है। और कभी हम देखते हैं कि अगले दिन की सुबह हो गई होती है और उस सपने की वजह से जूजी की आंखों में से अब भी आंसू निकल रहे होते हैं और अब भी युहाओ इसी के ऊपर लेटा हुआ होता है। और इस तरफ युहाओ को होश आ गया होता है और यह मन में कहता है, क्या मैं अब भी जिंदा हूँ? और जब भी मैं जरा सा सभी मूव करता हूँ तो मुझे काफी ज्यादा दर्द होता है। और जैसे ही युहाओ की आंख खुलती है फिर यह अपने सामने जूजी को पाता है, जिस वजह से ये काफी ज्यादा चौंक जाता है। और युहाओ की आवाज को सुनकर जूजी की भी नींद खुल जाती है और यह चश्मा पहनते ही जैसे युहाओ को होश में देखती है तो इसकी आंखें आंसुओं से भर उठती हैं और यह कहती है कि युहाओ, क्या तो उठ गए और मैं इस चीज का कब से इंतजार कर रही थी, आखिरकार तुम होश में आ ही गए। और युहाओ कहता है, काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। तो जूजी कहती है,
मूव मत करो, तुम्हारे जख्म अब भी काफी ज्यादा गहरे और गंभीर है। और युहाओ के बेहोश होने के बाद जो कुछ भी हुआ था जूजी उस सबको बता देती है। तो युहाओ कहता है कि तो ये हुआ था, मेरा ध्यान रखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे अब हम इन फ्रेगमेंट्स का क्या करेंगे? तो जूजी कहते हैं, पहले मुझे काफी डर था कि तुम्हारा और ज्यादा खून न बह जाए, इसलिए मैंने इन्हें टच नहीं किया। और अगर तुम अभी ठीक हो तो हम इनमें से कुछ को अभी निकालने की कोशिश कर सकते हैं। तो युहाओ कहता है, हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यह इन फ्रेगमेंट्स को निकलवाने के लिए बैठ जाता है। तो जूजी कहती है, पहले छोटे मेंस को निकालने से शुरू करते हैं, और जब मैं इन्हें खींच के बाहर निकाल लूंगी तो तुम अपने स्पिरिट पावर को इस्तेमाल करके अपनी इंजरी को ठीक करने की कोशिश करना। और इस चीज के लिए हुआ युहाओ भी मान जाता है। तो जूजी कहती है, तो फिर चलो शुरू करते हैं। और लगता है कि इन बाहर निकालने में काफी समय लगेगा, और अगर तुम ज्यादा वह सह पाओ तो हम ब्रेक ले सकते हैं। तो युहाओ कहता है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम इन्हें बाहर निकालना शुरू कर सकती हो। और ऐसे इन पीछे को निकालते निकालते काफी देर हो जाती है। और जूजी कहती है, आखिरकार सभी निकल गए हैं, बस एक आखिरी रह गया है, और तो यह हकेला ही सबसे बड़ा है। और चलो हम इस वाले को थोड़ी देर बाद से निकालते हैं। तो पुलिस देख में अपने आप को इस चीज के लिए तैयार कर सकते हो। तो यह कहता है कि अब जब यह आखिरी वाला रह गया है तो बस इसको अभी अभी के अभी बाहर निकाल दो, जिससे कि मुझे इस बारे में और ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस चीज के लिए जूजी भी मान जाती है, और यह अपने एक हाथ को आगे करते हुए कहती है, ये लास्ट पीस तुम्हारे अंदर काफी अंदर तक घुस रखा है, तो यह निश्चित रूप से तुम्हें काफी ज्यादा दर्द पहुंच जाएगा। और अगर तुम्हें ज्यादा दर्द होता है तो तुम मेरे हाथ पर बटका ले सकते हो। और जूजी ने अपना हाथ जो आगे किया था, इसके लिए युहाओ कुछ भी नहीं कहता है और मान जाता है, जिसके बाद यू जूजी के हाथ को अपने मुंह में फंसा लेता है। और जूजी बड़े वाले पीस को पकड़ के कहती है, अब मैं शुरू कर रही हूँ, इसलिए तुम अपने आप को संभाल के रखना। और इतना कह के जूजी इस पीस को बाहर निकाल लेती है, जो कि वाकई में युहाओ के काफी अंदर तक घुस रखा था। और इस वजह से युहाओ को काफी ज्यादा जोर से दर्द होता है। तो ये जूजी के हाथ पर काफी ज्यादा जोर से बाइट करता है, और के बाइट करने की वजह से जूजी को भी काफी ज्यादा दर्द होता है। और ऐसे ही शाम हो जाती है, और ये दोनों ही थके हारे पड़े होते हैं। और हम देखते हैं कि जूजी ने युहाओ की पूरी पट्टी भी कर दी होती है। और जूजी कहती है, आखिरकार इन सभी से छुटकारा नहीं गया। और इस तरफ युहाओ जूजी के हाथ की तरफ ही देखे जा रहा होता है, और यह मन में कहता है कि वो नहीं, असल में मैंने इसे इतनी जोर से बाइट कर लिया। और हम जूजी के हाथ में युहाओ के दाग कपिर हुए भी देखते हैं। भाई लोग, इस एपिसोड में युहाओ को एम्पायर के द्वारा अरेस्ट किया जाएगा, और ऐसा भी युहाओ ने क्या कर दिया जिस वजह से एम्पायर को अरेस्ट करना पड़ रहा है। चलिए साथ मिल के जानते हैं। और फिर हम युहाओ को देखते हैं, जिसने अपने एक ही अटैक में काफी सारे ट्रीज को काट दिया होता है। और यह मन में कहता है कि बेसिकली मेरी बॉडी रिकवर हो चुकी है, और क्योंकि मैंने सिजर मून वर्व किंग को एक जॉब किया था, उस वजह से मेरी स्पिरिट पावर काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गई है। और डार्क गोड लॉल ऑफ टेरर की जो लेंथ है वो भी बढ़ के 6 मीटर तक पहुंच गई है। और बाद में जब मैं स्पिरिट लीडर के रैंक पर पहुंच जाऊंगा, कब मैं काफी सारी स्पिरिट एबिलिटीज को भी इस्तेमाल कर पाऊंगा। और अब तक तो हाउ डोंट पावर भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई होगी, और ना जाने वांगडोंग अभी कैसा होगा। और अब सच में शेरत के दोस्तों की मुझे काफी ज्यादा याद आने लगी है। और तभी जूजी यहाँ पे आ जाती है, और युहाओ को देख के कहती है कि क्या हो गया, क्या तुम वापस से आउट की शेरक अकेडमी जाना चाहते हो? वो युहाओ कहता है, मैं अपने पार्टनर को काफी मिस करता हूँ। तो जूजी काफी हैरान होते हुए कहती है, क्या वो लड़की है? जिस पर युहाओ मना कर देता है। और फिर जूजी कहती है कि युहाओ, अगर मैं तुमसे कहूं कि सिनेमोन एम्पायर तुम्हें काफी ज्यादा सपोर्ट कर सकता है, यहाँ तक कि शेख अकेडमी से भी ज्यादा, तो क्या तुम यहाँ पर रुकना चाहोगे? तो युहाओ कहता है, जूजी प्लीज इस मुद्दे को दोबारा फ्यूचर में मत उठाना, क्योंकि मैं तुम्हें एक दोस्त के रूप में खोना नहीं चाहता हूँ। और फिर जूजी कहती है, युहाओ, मैं जितना ज्यादा तुम्हें जानती हूँ, मैं उतना ही ज्यादा तुमसे बेकसीफ के अंदर नहीं मिलना चाहती हूँ। फिर युहाओ पूछता है कि आखिर तुम जैसी लड़की जंग में पार्टिसिपेट क्यों करना चाहती है? तो जूजी कहती है, जंग जेंडर से रिलेटेड नहीं है, और यहाँ तक कि अगर मैं एक वुमन भी हूँ तब भी दुश्मन मुझ पर जरा सी भी दया नहीं दिखाएंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मेरे पेरेंट्स का बदला लेना ही मेरे जीने की वजह है। तो युहाओ कहता है, क्या सिर्फ नफरत ही तुम्हारी जिंदगी में बाकी रहनी चाहिए है? पर जूजी कहती है कि हाँ, अगर मुझे अपने पेरेंट्स का बदला लेने की जरूरत नहीं होती तो आज दिन तक मैं जीवित नहीं होती। तो हुआ युहाओ कहता है कि मैं समझ चुका हूँ कि मैं तुम्हारे ओपिनियन को नहीं बदल सकता हूँ, और ना ही मेरे पास इस चीज को बदलने का हक है, क्योंकि मैं खुद भी काफी नफरत करता हूँ और बदला लेना चाहता हूँ। लेकिन अगर हम सच में बैटलफील्ड में एक दूसरे से मिलते हैं तो मैं कम से कम तुम पे 3 बार दया दिखाऊंगा। और फिर जूजी हंसते हुए कहती है, क्या तुम सच में इतने कॉन्फिडेंट हो, और तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम पर दया नहीं दिखाऊंगी? तो युहाओ कहता है, मुझे लगता है कि वो दिन नहीं आएगा। तो जूजी कहती है, अगर हम बैटलफील्ड में मिलते हैं और अगर तुम मेरे खिलाफ हार जाते हो तो मैं तुम्हें 4 बार जाने दूंगी।
और तब शायद तुम मेरी दयालुता को देखोगे। तो युहाओ हंसते हुए कहता है, आखिर इस चीज को कंपेयर करने का क्या मतलब है, और जहां तक है ऐसा नहीं होगा, इसलिए आओ लौट के चलते हैं। और जूसी कहती है, हमें स्पिरिट डिवाइस टेस्टिंग एक्सपीडिशन में हमें काफी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। और तभी के कहती है, युहाओ मैं काफी भूखी हूँ, इसलिए हमारे लौट के जाने से पहले एक बारी और तुम खाना बनाओ। और फिर हमें तब का सीन दिखाया जाता है जब ये सभी एकेडमी के अंदर लौट के आ गए होते हैं और टीचर इनके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं, यहाँ तक कि एक फ्रेगमेंट को भी नहीं बचा पाए। और क्या तुम्हें यह नहीं पता था कि वो सरफेस डिटेक्शन स्पिरिट डिवाइस कितना ज्यादा कीमती है और कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी एकेडमी को उसे बनाने में, और अगर मेरे हाथों में उसका कोड मैजिक फॉर्मेशन नहीं होता तो क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें उसे टेस्ट करने के लिए दे पाता? और क्या तुम शो हो कि वहाँ पे किसी भी तरीके का फ्रेगमेंट नहीं बचा है? तो के कहती है, नहीं टीचर, वहाँ पर एक भी नहीं बचा है और मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर फ्रेगमेंट्स बचे होंगे और वहाँ पर अब भी वो बड़ा सा ग्रंथा बना हुआ होगा। टीचर, मेरी ही गलती है जो यह इंसिडेंट हुआ, और क्योंकि मैं काफी ज्यादा डिस्पेस लिंक कर दिया था जिससे कि वहाँ पर अनस्टॉपेबल एक्सप्लोजन हो सके। और अगर आपको सजा देना ही चाहते हैं तो आप मुझे दे सकते हैं, वैसे भी मेरे पास कुछ भी नहीं है खोने को। और फिर टीचर कहते हैं, चलो छोड़ो इस पर और बात नहीं करते हैं और यहाँ से जाके अपने अपने कपड़े बदल लो, क्योंकि तुम लोगों में से अब भी काफी ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है। और इस चीज को सुन के काफी खुश हो जाती है और यह टीचर को किस करते हुए कहती है, टीचर आप सच में सबसे अच्छे हैं। और के किस करने की वजह से टीचर के गाल शर्म के मारे लाल हो गए होते हैं और यह इनके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम लोग अभी के अभी ही दफा हो जाओ। और फिर ये तीनों ही इनकी लेबोरेटरी से बाहर आ जाते हैं और जसी कहती है, टीचर सच में काफी अच्छे बंदे हैं। तो युहाओ पूछता है, आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है? तो जूसी कहती है, इन्होंने जो आखिरी में लास्ट स्टेटमेंट दिया था उसका मतलब ये था कि यह इस मसले की जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम इतने गंभीर घटना की जिम्मेदारियों को हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो के हंसते हुए कहती है, वरना मैं क्यों उन्हें किसका रिवॉर्ड देती? तो युहाओ अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, आखिर यह कैसा रिवॉर्ड था? तुम तो बस उन्हें बुली कर रही थी। और रात के समय युहाओ अपने रूम में लौट आता है, लेकिन इस पूरी रात कैताओ लौट के नहीं आता है। और जब युहाओ अपने आसपास के स्टूडेंट से छानबीन करता है तो युहाओ को मालूम पड़ता है कि कैताओ को ओनर होल्स के अंदर स्वीकार कर लिया गया है और वह रात भर ट्रेन और स्टडी करता है शेरक एकेडमी के टीचर फैन यू के साथ। और इस चीज को जान के युहाओ मुस्कुराते हुए मन में कहता है, ये बंदा इतना भी बुरा नहीं है। जब मैं ये डिसाइड कर रहा था कि स्पिरिट डिवाइस के साथ मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, तब तक इस बंदे ने दूसरे दरवाजे में एंटर कर लिया और देख के ऐसा लगता है कि मुझे भी कड़ी ट्रेनिंग करना शुरू करना होगा। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युहाओ कहीं जा रहा होता है और तभी पीछे से कुछ पीपल कहते हैं कि वो रहा, उसे पकड़ लो। और जैसे ही युहाओ पलट के देखते हैं तो वहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं, जिनमें से एक तो युहाओ को देख के एविल तरीके से हंस रहा होता है और यह बंदा और कोई नहीं सावजी होता है। और इन लोगों को देख के युहाओ मन में कहता है, वो तो वान सावजी है, क्या वही इन लोगों को यहाँ पर लेके आया है? और तभी इन लोगों में से एक बंदा कहता है, हम रॉयल इंटरोगेशन स्क्वाड है, क्या तुम ही हो हुआ युहाओ? और इन लोगों को देख के युहाओ मन में कहता है, 2 स्पिरिट किंग पर हैं जबकि 6 स्पिरिट लॉर्ड पर हैं। इनकी ट्रेनिंग इतनी भी बुरी नहीं है और इन सभी को ही संभालना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन यह मेरे ट्रम्प कार्ड के बिना नामुमकिन होगा और शायद मुझे इन लोगों को मारना भी पड़े अपने आप को छुड़ाने के लिए। और देख के ऐसा लगता है कि इन लोगों को वांग साओजी ही लेके आया है और मैंने सच में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यह इतने लंबे समय बाद भी डज रखेगा। इसके आगे क्या होगा हम इसको अगले एपिसोड में देखेंगे।